आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 28 भारतीय शहीद हो गए, उसमें आखिरकार भाजपा सरकार अपनी गलती क्यों मान रही है? जी हां, सही सुना आपने। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी गलतियों का दोष नेहरू और कांग्रेस और राहुल गांधी पर मढ़ती है, वो आखिर पहलगाम हिंसा में, पहलगाम के आतंकवादी हमले में अपनी गलती क्यों मान रही है? क्योंकि आज जो लोग मारे गए, उनके रिश्तेदार जो लौट रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से खुलकर सवाल कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सुरक्षा में चूक की वजह से ये मौतें हुई। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि सरकार किस तरह से अपनी गलती मान रही है, सरकार के क्या तर्क हैं, मैं आपको गुजरात लेकर चलना चाहता हूं। सामने थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीआरआर पाटिल और उनके सामने खड़ी थी शीतल कलाठिया, जिनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। सुनिए शीतल कलाठिया ने किस तरह से गुजराती में सीआरआर पाटिल से कहा कि हम टैक्स का पैसा देते हैं और आप हमें सुरक्षा नहीं देते हैं। मेरा पति मुझे वापस करो, शीतल सवाल कर रही है सीआरआर पाटिल से, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुनिए, यह शीतल की ताकत, शीतल के सवालों की वजह से आज सरकार को अपनी गलती माननी पड़ रही है। सुनिए शीतल क्या कह रही है। મને પાછો આપો, મને પાછો આપો, મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ જીવ છે। આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ફરીથી ટેક્સ, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો। તો મારા ઘરવાળાને જયારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી। મને એનો ન્યાય જોઈએ। તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કહો મને કે તમે શું કરશો એના માટે। આ એક નહીં, આના જેવા જેટલા ભાઈઓ બધા નિર્દોષ હતા, બધાને આવડા છોકરા હતા। इंतजार कीजिए दोस्तों, कई लोग आज इस सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो लोग लौट रहे हैं, जिन्हें हकीकत पता है, जिन्हें कश्मीरियों की हकीकत पता है, वो लौट कर क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले सुनिए, किरण रिजिजू, सर्वदलीय बैठक होती है और बैठक के बाद वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि चूक हुई। चूक शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सबसे बड़ी बात, पत्रकार विजेता सिंह के मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में यह बताया कि वहां पर एक ऐसा घास वाला हिस्सा जो होता है ना, मेडोज, वो खोल दिए गए थे और इस बात की इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। बड़ा प्रश्न यहां पर, क्या कश्मीर में कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें पुलिस की इजाजत नहीं हो? वहां का होटल वाला डरा हुआ है और यहां पर अमित शाह यह तर्क दे रहे हैं कि बगैर पुलिस की इजाजत के वो जो घास वाला हिस्सा जहां तक पर्यटक गए वो खोल दिया गया। सुनिए अमित शाह ने दरअसल कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग में बताया कि बैसारन वाले मेडोज वाली जगह बिना पुलिस की इजाजत के टूरिस्ट के लिए खोल दी गई थी। होटल वालों को जानकारी देनी चाहिए थी। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट की ट्रैकिंग लगती है। हमले से कम 5 दिन पहले आतंकवादियों ने 50 किलोमीटर के दायरे में कोई कम्युनिकेशन सिग्नल इस्तेमाल नहीं किया था। पहलगाम में उस दिन 500 सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, लेकिन बैसारन में कोई नहीं था। मंत्री ने ऐसा कहा। सीआरपीएफ और आर्मी का कैंप 5 से 7 किलोमीटर दूर है। सीआरपीएफ सबसे पहले मौके पर पहुंची, उन्हें पोनी ऑपरेटर्स ने अलर्ट किया था। आर्मी का कहना है कि कोई खास इनपुट नहीं था और सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें टूरिस्ट एरिया से दूर रहने को कहा गया है। सबसे बड़ी बात, यहां पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब 5 दिन पहले से ही आतंकवादियों ने किसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर वो वहां पहुंच गए ना। कैसे पहुंच गए बताइए? अब तक देश के गृह मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैली के दौरान बड़ी बड़ी बातें कहें, जवाबी कार्रवाई की बात करें, हम सब उसका स्वागत करते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं, मगर आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें।
और फिर तर्क यह दिया जा रहा है कि टूरिस्ट ऑपरेटर्स उस हिस्से में लेकर गए जिस जगह की इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे खुद सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीर में बगैर पुलिस की इजाजत के कुछ हो सकता है? आज सरकार अपनी गलती इसलिए मान रही है दोस्तों, क्योंकि जो लोग लौटे हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। शीतल कलाठिया की आवाज आप सुन चुके हैं, अब सुनिए उनका बच्चा क्या कह रहा है। उस बच्चे से पूछा गया कि तुम वापस जाना चाहोगे? वो बच्चा जानता है किस पर सवाल उठाना है। वो बच्चा सीधा इस सरकार पर सवाल उठा रहा है। सुनिए वो बच्चा क्या कह रहा है। कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुलाकात होती है शहीद नीरज उध्वानी के परिवार से। 8 सेकंड का क्लिप है, आप देखिएगा किस तरह से मंत्री महोदय हाथ जोड़ते हैं। क्यों हाथ जोड़ते हैं? क्योंकि नीरज उध्वानी का परिवार कह रहा है कि यह मौत आपकी वजह से हुई है। सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए थी, मगर जवाब इनके पास एक भी नहीं है। सुनिए क्या कहा गया। सर, आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? इस सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार को काम करना पड़ेगा, मगर इस लम्हे में हम इस सरकार के साथ हैं। सुनिए क्या कहा गया। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी साथ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया, ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, आज ये तमाम लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे पिता को वापस करो, कोई कह रहा है मेरे पति को वापस करो। और इस आक्रोश के मायने को समझिए, क्योंकि जो लोग लौटे हैं वो बार बार इन दास्तानों को दोहरा रहे हैं कि किस तरह से आम कश्मीरी ने उनकी मदद की और यहां भारत के अंदर कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला किया जा रहा है। भारत के बाकी हिस्सों से कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला किया, मगर जो लोग बचकर आ गए हैं वो कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप सुने आरती मेनन वो क्या कह रही हैं। रामचंद्र की बेटी आरती आर मेनन ने कहा, आतंकी हमारे पास आए और कलमा के बारे में पूछा। जब हमने कहा कि हमें समझ नहीं आता तो उन्होंने मेरे पापा को गोली मार दी। जब मैंने अपने पापा को गले लगाया तो आतंकवादियों ने मेरे सिर पर बंदूक तानी। मुझे नहीं पता था कि वो गोली मारने वाला था या डराने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे जुड़वा बेटे चिल्लाए और वो आतंकवादी भाग गया। आरती ने बताया कि 2 कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर, सुनिए इस बात को दोस्तों, आरती ने बताया 2 कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर मुसाफिर और समीर ने उस मुश्किल वक्त में उनका बिल्कुल भाई जैसा ख्याल रखा। मुझे मॉर्चरी के बाहर रात 3 बजे तक इंतजार करना पड़ा और फिर सुबह 6 बजे दोबारा जाना पड़ा। इस दौरान वो दोनों मेरे साथ ऐसे रहे जैसे मैं उनकी अपनी बहन हूं। एयरपोर्ट पर मैंने उनसे कहा कि मुझे कश्मीर से 2 भाई मिल गए। आरती मलयालम में अपनी बात कह रही हैं, मगर दर्द की आवाज को समझने के लिए आपको
भाषा को समझना जरूरी नहीं होता है। आरती अकेली नहीं है, ढेरों दास्तानें, ढेरों आवाजें मैं आप तक पहुंचाता रहा। आज अफसोस की बात यह है दोस्तों कि सरकार अपनी गलती मान रही है, चूक शब्द का इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कहीं पर भी गोदी मीडिया में इसकी चर्चा सुनी? कायदे से प्राइम टाइम में इस चीज को लेकर डिबेट होनी चाहिए थी कि आखिरकार सरकार ने अपनी चूक मानी। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, न्यूज़ 18 का है। यहां पर आप देखिएगा, वो महिला पत्रकार पापा की वो परी जो प्रधानमंत्री से ये पूछती है कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। यहां पर देखिए वो विपक्ष की प्रवक्ता से भिड़ रही हैं, उनके बारे में अनर्गल कह रही हैं, अरे भाई कम से कम आज जब सरकार अपनी गलती मान रही है तब तो विपक्ष से मत भिड़ो। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि रिपब्लिक का जो संपादक है, ये वही संपादक है जिसने, याद कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस के एक एफआईआर में इसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और इस व्हाट्सएप चैट में पुलवामा के हमले के बारे में यह व्यक्ति कह रहा था, वी वन लाइक क्रेजी, टीआरपी के दौड़ में हमें शानदार जीत मिली थी, हमें सबसे ज्यादा देखा गया। यह पत्रकार उस बात की जश्न मना रहा था और इस हमले के बाद भी यह दोष किस पर मढ़ रहा था? सुप्रीम कोर्ट पर दोष मढ़ रहा था। यह हालत है इन पत्रकारों की दोस्तों, यह हालत है इन एक्सपर्ट्स की। आपकी स्क्रीन पर यह सोहेल सेठ है, इसे कुछ नहीं आता मगर हर जगह पहुंच जाता है। अब यह बंदा यह कह रहा है अपने बयान में कि पाकिस्तान के मुद्दे पर देश के बुद्धिजीवी खामोश क्यों हैं? कोई खामोश नहीं है दोस्तों, सब सवाल कर रहे हैं, मगर यह व्यक्ति देश की ही जनता पर प्रहार कर रहा है। याद कीजिएगा 2008 में इसी अर्नब गोस्वामी के शो में इस व्यक्ति ने सरकार पर हमला किया था, सरकार को नाकारा बताया था। इस तरह से इनके तेवर बदल गए हैं आज 2025 में। याद कीजिएगा इसी सोहेल सेठ ने क्या कहा था 2008 में, तो सुना आपने दोस्तों, उस वक्त इसने प्रहार किया था उस वक्त की सरकार पर। आज ये अपनी ही देश की जनता पर प्रहार कर रहे हैं और यही देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है, जहां आप कश्मीरियों पर हमला कर रहे हैं, जहां मेरे जैसे पत्रकारों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में धमकाया जा रहा है। इस तरह से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि पत्रकारों को इज्जत इसीलिए नहीं मिल रही है, यही वजह है कि लाल चौक में पत्रकार जाते हैं और उन्हें गुस्से का सामना करना पड़ता है अपने जहरीले प्रोपेगेंडा की वजह से। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है, और इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो, आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिसने दुस्साहस किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री, इस लम्हे में मैं आपके साथ हूं, आप जो भी मुंहतोड़ जवाब देंगे मैं और तमाम भारतीय उसके साथ हैं, मगर इस मन से आपको यह भी अपील करनी चाहिए कि कम से कम इस मौके पर हम अपने ही देश के नागरिकों पर प्रहार ना करें। मुझे इस बात को लेकर हैरत हो रही है कि आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? अपने ही देश के नागरिकों पर हमला किया जा रहा है, तमाम मीडिया चैनल्स जिस तरह के जहरीले डिबेट्स कर रहे हैं, आप उस पर कुछ क्यों नहीं कहते? मगर आप जो संदेश दे रहे हैं मैं उसके साथ हूं। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा। हालांकि विपक्ष सवाल जरूर उठा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा को रद्द नहीं किया। बिहार का मामला था क्योंकि आप जानते हैं 6 महीने में वहां चुनाव है और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? यह प्राथमिकता है इस समय की, हरी झंडी दिखाना,
दरअसल इस तस्वीर पर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रहार किया है। प्रधानमंत्री यहां पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। देश शोकाकुल है। बड़ा प्रश्न, क्या यह किया जाना चाहिए था? याद कीजिए, कल ही मैंने आपको वो मंजर दिखाया था जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे और मंच से दोनों मुस्कुरा रहे थे, दोनों हंस रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, देश शोकाकुल है। कम से कम इस लम्हे पर नीतीश कुमार साहब को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। एक ही दिन पहले नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एयर शो का लुत्फ उठा रहे थे। देश में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और आप एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। और मीडिया किस पर प्रहार करता है? मीडिया नेता विपक्ष राहुल गांधी पर प्रहार करता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुद्दे नहीं है जिन पर डिबेट्स किया जाना चाहिए? मुद्दा नंबर 1, सरकार अपनी चूक मान रही है। मुद्दा नंबर 2, सरकार अपनी चुनावी सभाएं रद्द करने को तैयार नहीं है। मुद्दा नंबर 3, बिहार में जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। मुद्दा नंबर 4, शीतल कलाठिया सीआरआर पाटिल से सवाल पूछ रही हैं। नीरज के परिवार वाले सीधा राजस्थान के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए? शीतल का बेटा कह रहा है कि इस पूरे मामले में दोष सरकार का है, मगर क्या आप इन आवाजों को प्राइम टाइम में सुनते हैं? ये आवाजें पाकिस्तानी नहीं है दोस्तों, ये आवाजें अपने ही देश की जनता की हैं, मगर इन आवाजों को दफन कर दिया गया है, इन आवाजों को दबा दिया गया है, क्योंकि गोदी मीडिया करोड़ों घरों तक पहुंचता है। और चूंकि वो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, करोड़ों घरों को यही सूचना दी जा रही है कि सरकार की कोई गलती नहीं। इन आवाजों को दफन कर दिया गया है। सरकार अपनी गलती मान रही है, उस पर भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रहे। कितने शर्म की बात है दोस्तों, वाकई शर्म की बात है। मगर मैं अपने इस मंच पर सवाल उठाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मैंने कल ही अपने कार्यक्रम में बताया था कि कश्मीर मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल मुद्दा है। मेरी मां ने मुझसे ढेरों ख्वाहिशें की हैं, मगर उन्होंने पिछले साल मुझसे कहा कि बेटा मुझे कश्मीर दिखा दे। मैं अपनी मां, अपने पिता, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी मौसी सबको लेकर कश्मीर गया था। उन जगहों पर भी गया था जहां पर यह हादसा हुआ है। बैसारन मीडोज भी गया था। आज सोच के सेहरन पैदा होती है दोस्तों, उसी जगह पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, आज जो तमाम सवालात मैं उठा रहा हूं, क्योंकि एक पत्रकार का कर्तव्य है यह सवालात उठाना, सरकार को कटघरे में रखना, ताकि सरकार फिर गलती ना करे, सरकार को बचाना नहीं। 2014 से पहले जब सरकार कोई गलती करती थी तो तमाम लोग, यही तमाम पत्रकार सरकार से सवाल करते थे, मगर आज ये डरपोक सरकार के प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा, नफरती प्रोपेगेंडा को आगे करते हैं। हमें इससे बचना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।